हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम शुरू करेंगे BD 107 जो आपका सब्जेक्ट है उसकी क्लास नंबर 3 यानी कि यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 को आज कंप्लीट करेंगे और यूनिट नंबर 5 भी आपको जल्द देखने को मिल जाएगा और ये इस सीरीज़ को हम अतुल मॉडल पेपर से कंप्लीट कर देंगे। चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। अगर आपको PDF चाहिए इसकी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द मिशन टीचर को ज्वाइन करें, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी समय को वेस्ट किए हुए। हमारा पहला प्रश्न आपके सामने। उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों तथा कांच की सामग्री के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ए फिरोजाबाद। अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर धातु के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा सी मुरादाबाद। अगला प्रश्न है हमारा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकन करी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा सी लखनऊ। अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का बनारसी साड़ियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा सी बनारस। अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर गलीचे की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा बी ग्वालियर। अगला प्रश्न है हमारा। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर विभिन्न रंगों एवं शेड की बनी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा ए चंदेरी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बिहार का कौन सा शहर कड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा ए मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। पंजाब के कौन कौन से शहर लकड़ी की नक्काशी से जुड़े हैं? इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि जालंधर और होशियारपुर और अमृतसर। तो सभी ऑप्शन सही होंगे। अगला प्रश्न। पंजाब का कौन सा शहर दरियों के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा बी बठिंडा। अगला प्रश्न हमारा। पंजाब में जूट के कार्य के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा ए मुक्तसर। अगला प्रश्न। भारत में संगमरमर के कार्य के लिए कौन सा प्रांत प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा सी राजस्थान। अगला प्रश्न हमारा। राजस्थान का कौन सा शहर सजावटी घोड़ों तथा ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा ए बीकानेर। अगला प्रश्न हमारा। राजस्थान का शहर जयपुर किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा ए ब्लू पोटरी। अगला प्रश्न। राजस्थान प्रांत का पोखरण शहर किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि ज्यामिति नमूनों के बर्तनों के लिए और सजावटी घोड़ों के लिए और सजावटी ऊँटों के लिए। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न। भारत का कौन सा प्रांत एप्लिक आर्ट के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा सी ओडिशा। अगला प्रश्न हमारा। भारत का कौन सा प्रांत पत्थर के शिल्प, बर्तनों की सजावट, लकड़ी शिल्प, धातु कार्य के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा ए तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारत का कौन सा प्रांत बांस के कार्यों का केन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा ए अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न। भारत का कौन सा प्रांत छपाई, बुनाई, कोल्हापुरी चप्पलों तथा खिलौनों के कारण प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न हमारा। सिक्किम प्रांत के महत्वपूर्ण शिल्प हैं? इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि गलीचे बनाना, मेज तथा हाथ से बने पेपर और ऊनी बुनाई तथा ऊनी कम्बल। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न। मेघालय प्रांत के महत्वपूर्ण हस्तशिल्प हैं? इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि लकड़ी की नक्काशी, बांस तथा केन के कार्य और केन के कंटेनर और आभूषण। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का त्रिपुरा प्रांत किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कि केन तथा बांस का और बांस की टोकरी के लिए। अगला प्रश्न। गोवा प्रांत का मुख्य हस्तशिल्प है? इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि मूर्ति एवं लकड़ी का काम और पीतल के तेली लैंप और बैग, पर्स एवं बॉल हैंगिंग के लिए। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न। गुजरात प्रांत का प्रसिद्ध शिल्प है? इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी आकर्षण, परिधान और लकड़ी एवं पत्थरों का झरोखा और बंधनी तथा चांदी के आभूषण। तो डी ऑप्शन सही होगा उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न हमारा, नागालैंड प्रांत हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि सुंदर कढ़ाई, लकड़ी की नक्काशी और बांस एवं कैन से टोकरी बुनना। तो डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 25 नंबर, मणिपुर प्रांत हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि बांस के सामानों को बनाने के लिए, लकड़ी की नक्काशी के लिए और हाथ की कढ़ाई के लिए। तो डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न, केरल प्रांत प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी के लिए, यानी नारियल के लिए, नारियल के बाहरी आवरण से बनी वस्तुओं के लिए और सी, सींगों से बनी निर्मित चीज़ों के लिए। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि बांस शिल्प के लिए, लकड़ी के दरवाजे, सीलिंग एवं सेंटर आदि के लिए और पिथौरा पेंटिंग के लिए। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, झारखंड प्रांत किन कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि लकड़ी के कार्यों के लिए, सुंदर दरवाजों एवं खिड़कियों को बनाने के लिए और बांस के विभिन्न सामान बनाने के लिए। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, नारियल के लिए कौन सा प्रांत प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर होगा ए, केरल। अगला प्रश्न हमारा, हिमाचल प्रदेश किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि पत्थर एवं धातु की मूर्तियों के लिए, बढ़ईगिरी के लिए और रंगाई एवं वस्त्र छपाई के लिए प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश। तो डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी लकड़ी की वस्तुएं तथा आभूषण बनाना और लकड़ी द्वारा सृजनात्मक वस्तुओं का उत्पादन करना। तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, जम्मू एवं कश्मीर प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी के लिए, यानी कि कश्मीरी शॉल के लिए, कश्मीरी गलीचों के लिए और सादा एवं चांदी की चीज़ें बनाने के लिए। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि लकड़ी की नक्काशी एवं मूर्तियों के लिए और तांबे के तारों से बनी वस्तुओं के लिए और सी, कढ़ाई एवं केन बर्ड के लिए। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कोलकाता प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर होगा ए, दुर्गा की मूर्तियाँ बनाने के लिए के कारण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर होगा बी, बालूचरी साड़ियों के लिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। मुगल स्थापत्य कला की विशेषता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि भवन के अनुपात पर पूरा ध्यान दिया जाता था, इमारतों में अलंकृत एवं रचना में सुंदर समन्वय बनाया जाता था और इमारतों के साथ बागों का भी निर्माण कराया जाता था। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, स्थापत्य कला किस से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी से, यानी कि मूर्ति निर्माण से, चित्र निर्माण से और भवन निर्माण से। तो डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, स्थापत्य कला का क्षेत्र है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि चोलकालीन वास्तुकलाएँ, गुप्तकालीन स्थापत्य कलाएँ और उड़ीसा की स्थापत्य कला। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 39वां, क्राफ्ट शिल्प की शैक्षिक उपयोगिता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि क्राफ्ट उत्पादन से जुड़ी गतिविधि है जो व्यक्ति को आर्थिक लाभ पहुंचाती है। और दूसरा, क्राफ्ट एक हस्तशिल्प है जो व्यक्ति को किसी न किसी हुनर में दक्षता बनाता है। अगला हमारा पॉइंट है, क्राफ्ट केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि बौद्धिक गतिविधि भी है जो व्यक्ति में सृजनशीलता का गुण उत्पन्न कर देती है। तो डी ऑप्शन सही होगा। हमारे सभी पॉइंट इसके सही रहेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। शिल्पकला किससे जुड़ी होती है। इसका सही आंसर होगा ए, उत्पादन से। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख शिल्प कला है। इसका सही आंसर होगा डी, काष्ठ शिल्प, धातु शिल्प और कताई बुनाई शिल्प। तो डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न, लकड़ी पर की गई कारीगरी को कौन सा शिल्प कहलाती है। इसका सही आंसर होगा ए, काष्ठ शिल्प। अगला प्रश्न, धातुओं पर की गई कारीगरी को कौन सा शिल्प कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा
बी धातु शिल्प। अगला प्रश्न, हैंडलूम के वस्त्र किस शिल्प का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा सी कताई बुनाई शिल्प के। अगला प्रश्न, जानवरों के चमड़े से बनी वस्तुएं किस शिल्प का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा डी चर्म शिल्प का। अगला प्रश्न, गृह सज्जा, वस्त्र निर्माण, भोजन निर्माण, कताई बुनाई किस शिल्प के अंतर्गत आते हैं? इसका सही आंसर होगा डी गृह शिल्प के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, उत्तर भारत की प्रचलित परंपरा है। इसका सही आंसर होगा डी ये सब, यानी कि बड़ों का पैर छूना, उपवास रखना और अतिथि देवो भव। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, भारत में मुगल स्थापत्य काल किसके आगमन के साथ प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर होगा सी बाबर के। अगला प्रश्न, शिल्प शिक्षा का उद्देश्य है। इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि बच्चों को अर्थशास्त्र एवं सौंदर्य शास्त्र में अंतर समझाना, और बी बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास व सौंदर्यात्मक दृष्टि उत्पन्न करना, और डी सी बच्चों को वातावरण एवं परंपरागत शिल्प में संबद्धता बताना। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परंपरागत से तात्पर्य है। इसका सही आंसर होगा सी रूढ़िगत। अगला प्रश्न, बनारसी साड़ियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा ए बनारस। अगला प्रश्न हमारा राजस्थान प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर होगा सी संगमरमर के कार्य के लिए। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। मणिपुर की हम्पाल घाटी केंद्र है। इसका सही आंसर होगा ए काउना शिल्प का। अगला प्रश्न हमारा, बंधनी या तंतु को बांधकर रंगने का शिल्प एक विलक्षण कला का रूप है। यह कला किसकी है? इसका सही आंसर होगा ए गुजरात की। अगले प्रश्न को देखते हैं। फुलकारी परंपरागत शिल्प है। इसका सही आंसर होगा ए पंजाब का। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 56, बिहार के किस शहर में कड़े बनते हैं? इसका सही आंसर होगा ए मुजफ्फरनगर में। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश किस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कि बांस और केन के लिए। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। चित्रकला शिल्प के कितने अंग होते हैं? इसका सही आंसर होगा डी 6। अगला प्रश्न, चित्रकला शिल्प का अंग है। इसका सही आंसर होगा डी ये सब, यानी कि रूपभेद, प्रमाण और भाव। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चित्रकला शिल्प का अंग है। इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि लावण्य योजना, सादृश्य और वर्ण का भंग। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता है। इसका सही आंसर होगा ए ईसा के 2700 से 1700 वर्ष पूर्व की सभ्यता है यह। तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख नगर थे। इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, पकाई ईंटों की सभ्यता किसे कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ए सिंधु घाटी सभ्यता को। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता के कितने स्तर हैं? इसका सही आंसर होगा डी 9 स्तर। अगला प्रश्न, हड़प्पा का मुख्य राजमार्ग कितने फीट चौड़ा था? इसका सही आंसर होगा सी 33 फीट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 66, सिंधु घाटी के उत्खनन में मूर्ति प्राप्त हुई है। इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी की। इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। उत्तरी ओढ़े दाढ़ी वाला योगी, और बी 2 नग्न मूर्तिधड़, और सी ताम्र की बनी नर्तकी की मूर्ति। तो ये सभी प्राप्त हुए यहाँ पर। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की कला में चित्रांकन का परिचय मिलता है। इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी से, यानी कि मानव पशु आकृतियों के शिल्प एवं मुहावरों से होता है, और मिट्टी के बने बर्तनों पर असंख्य अंकरण हैं जिन्हें वांडा लेख भी कहा जाता है, और महुआ शिकारी द्वारा मृग का शिकार, फूल पत्ती और ज्यामिति आकार आदि इन सब पर कुशलता से अंकित हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी में कितनी मोहरें प्राप्त हुई हैं? इसका सही आंसर होगा सी 1200 से अधिक। अगला प्रश्न,
सिंधु घाटी की मोहरों की विशेषता है? इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि ये वर्गाकार या ढोलनाकार हैं, ये उकेरने का श्रेष्ठ उदाहरण है और इन पर वृषभ या हिरण का संयुक्त भी देखने को मिलता है। तो डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 70, सिंधु घाटी में मिली ताम्र मूर्तियों में किसकी आकृति है? इसका सही आंसर होगा ए पशुओं की। अगला प्रश्न हमारा गुप्त काल में मंदिर अधिक बने, तो इसका सही आंसर होगा डी इन्हें सभी के, यानी कि शिव के, विष्णु के और सूर्य व कार्तिकेय के। अगले प्रश्न को देखते हैं, देवगढ़ नगर में दशा अवतार मंदिर किस जिले में है? इसका सही आंसर होगा ए झांसी। अगला प्रश्न मौर्य काल का माना जाता है, इसका सही आंसर होगा आपका ए ईसा से 4वीं से 2री शताब्दी पूर्व तक। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74, मौर्य काल में कला किस ओर मुड़ी है? तो इसका सही आंसर होगा बी पत्थर की ओर। अगला प्रश्न अशोक की दरबारी कला का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कि अशोक चक्र और अशोक स्तंभ। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्रों को धातु लेपन एवं कीमती पत्थरों से सुसज्जित करने की जिस कला का आधुनिक युग में प्रादुर्भाव हुआ उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा सी तंजौर शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शताब्दी में तंजौर शैली का प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर होगा डी 18वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है हमारा, तंजौर किस लिए प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कि ललित कलाओं के लिए और राजाओं के विलास की सामग्रियों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, तंजौर शैली की विशेषता है? इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, पौराणिक चित्र और दरबारी चित्र और देव चित्र। तो डी ऑप्शन सही होगा ये सभी। अगला प्रश्न हमारा, आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ किसके द्वारा चित्र से मानते हैं? इसका सही आंसर होगा बी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न हमारा, मौर्य कला को कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसका सही आंसर होगा बी 3 भागों में। अगला प्रश्न हमारा, मौर्य कला के पहले भाग में क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सी गुफाओं में उभरी हुई नक्काशी से बने सूर्य और इंद्र। अगला प्रश्न हमारा 83, मौर्य कला के पहले भाग के चित्रों पर किस काल का प्रभाव है? इसका सही आंसर होगा ए वैदिक काल का। अगला प्रश्न हमारा, मौर्य काल के दूसरे भाग में क्या है? इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि अशोक का चित्र है, दरबारियों का चित्र है और अशोक के दरबार की कला जिसमें शिल्पलेख भी शामिल है। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, मौर्य काल के तीसरे भाग में है? इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि स्तूप निर्माण, बारबर गुफाओं में और लोमास में और ऋषि की गुफा। तो डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ए ईसा से 4वीं से 2री शताब्दी पूर्व। अगला प्रश्न, उदार कला के उपविषय हैं? इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि मानविकी, सामाजिक और प्राकृतिक एवं औपचारिक विज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सामाजिक विज्ञान में शामिल विषय हैं? इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि भूगोल, मानव जाति का विज्ञान और राजनीति। अगला प्रश्न देखते हैं, शिल्पकला का उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ए व्यक्तिवादिता बढ़ाना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, मुगल काल कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर होगा बी बौद्ध काल के पतन के बाद। अगला प्रश्न, अकबर का बाबा था? इसका सही आंसर होगा बी बाबर। अगला प्रश्न, मुगल काल में भवन निर्माण में ध्यान दिया जाता था? इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी का, यानी कि चमक दमक का, शान शौकत का और वैभव का। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, मुगल काल में इमारतें बनाई जाती थीं? इसका सही आंसर होगा ए बागों के बीच। अगले प्रश्न को देखते हैं, गृह शिल्प किसके लिए अधिक उपयोगी माना जाता है? इसका सही आंसर होगा बी बालिकाओं के लिए। अगला प्रश्न, भारत की प्रमुख शिल्प कला नहीं है? इसका सही आंसर होगा बी
भवन कला। अगला प्रश्न, धातु की कारीगरी की जाती है, इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी में, यानी कि बर्तनों में, आभूषणों में और मूर्तियों में। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हस्तशिल्प किस कारण से महत्वपूर्ण होते हैं, इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न 98, कला के द्वारा छात्रों में किस चीज़ का विकास होता है, इसका सही आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त सभी, यानी कि कला छात्रों की बुद्धि का विकास करती है। कला की सहायता से अभिव्यक्त करने में छात्रों की मस्तिष्कीय क्रियाओं में वृद्धि होती है और कला द्वारा बच्चा यह सीखता है कि कैसे समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, शिल्प के ज्ञान से बच्चों में किसका विकास होता है, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी का, सृजनशीलता का, कल्पना शक्ति का और समस्या समाधान के कौशल का। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, हस्तशिल्प उस्ताद की विशेषता है, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि हस्तशिल्प उत्पाद हाथों की सहायता से बनाए जाते हैं। हस्तशिल्प उत्पादों में मुख्यतः कच्ची सामग्री का प्रयोग किया जाता है और ये उत्पाद कलात्मक होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। तो चलिए हमने यूनिट नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम शुरू करते हैं, इसके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 4, इसी क्लास में तेज़ी के साथ देखेंगे। तो 2 यूनिट आज हमारी समाप्त हो जाएंगी, 1 यूनिट बचेगी, उसको हम कल कंप्लीट करा देंगे हर हालत में। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगली यूनिट है, स्टार्ट करते हैं उसको। अगली यूनिट नंबर 4 का पहला प्रश्न है आपके सामने। अब पहला प्रश्न दृश्य कला का उदाहरण है, इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि पेंटिंग, चित्रकला और फोटोग्राफी। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दृश्य कलाओं का उपयोग किन शिक्षण अधिगम गतिविधियों में किया जाता है, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, दृश्य कला के माध्यम से छात्रों में सौंदर्यात्मक मूल्यों को कैसे विकसित किया जा सकता है, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी के द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा दृश्य कला का उद्देश्य है, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए इनका ऑप्शन ज़्यादा बड़े, इसलिए आप इन ऑप्शंस को वीडियो पॉज करके ज़रूर पढ़ लें। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, भारत में प्रचलित लोक कला है, इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि रंगोली, अल्पना और मांडना। अगला प्रश्न, रंगोली को किस से बनाया जाता है, इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, विभिन्न रंगों से, गुलाल से और फूल पत्तियों से। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, रंगोली कब बनाई जाती है, इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि मांगलिक अवसरों पर और वैवाहिक अवसर पर। तो सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, अल्पना विशेष रूप से किस प्रांत की लोक कला है, इसका सही आंसर होगा, लोक कथा है, इसका सही आंसर होगा ए, बंगाल की। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अल्पना निर्माण की सामग्री है, इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि सफ़ेद पाउडर, ज्यामिति रेखाएं और रंग एवं गोंद। अगला प्रश्न देखते हैं, मांडना मुख्यतः किस प्रांत की लोक कला है, इसका सही आंसर होगा ए, राजस्थान की। अगला प्रश्न देखते हैं, मांडना में दीवारों तथा चौक में आकृतियां बनाई जाती हैं, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी की, यानी कि केले का वृक्ष, सारस की आकृति और घोड़े तथा गणेश की आकृति। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, इसका सही आंसर होगा ए, चित्रकारी। अगला प्रश्न, राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ, इसका सही आंसर होगा ए, 1948 में। अगला प्रश्न, भारत के समकालीन चित्रकार थे, इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि राजा रवि वर्मा और यामिनी राय। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अमृता शेरगिल एक सामसायिक कलाकार थी, इनका जन्म कब हुआ? इसका सही आंसर होगा ए 30 जनवरी 1919 को। अगला प्रश्न, चित्रकार नहीं थे, तो इसका सही आंसर होगा डी रविशंकर। अगला प्रश्न, M.F. हुसैन के चित्रों के विषय थे, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि स्वास्तिक, राग माला और जमीन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार थे इनमें से कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि सतीश गुजराल, राम कुमार और मंजीत भाभा, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, काली घाट कला शैली की विशेषता है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि इसमें मोटी तथा गतिशील रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। इस शैली में बने चित्र बहुत ही साधारण होते हैं और इसमें गहरे व भड़कीले रंगों का उपयोग किया जाता है, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक कला तथा समकालीन कला में अंतर है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि इस्माइल का उत्पत्ति कला का और आधुनिक कला पूर्व की है तथा समकालीन कला उसके बाद की, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21। M.F. हुसैन का जन्म हुआ था, इसका सही आंसर होगा बी 1916 में। अगला प्रश्न हमारा, ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भाव बोध के लिए मिलता है कला है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए जयशंकर प्रसाद का। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 23। कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है किंतु वस्तु की नहीं। अभिव्यक्ति वस्तु का स्थान तो विज्ञान तथा दर्शन के ग्रंथों में निहित होता है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा भी रविंद्रनाथ टैगोर का। अगला प्रश्न देखते हैं। कलात्मक विषय वर्ग में शामिल कलाएं हैं, इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि प्रधान कलाएं और प्रदर्शन कलाएं, यानी कि ए और बी दोनों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रतिदिन उपयोग में लाए जाने वाली चीज़ों का निर्माण करने के लिए किस कला का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ए प्रयोग कला का। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। कला का वह रूप क्या है जिसमें ड्राइंग, पेंटिंग, एरेमिक शिल्प, फोटोग्राफी, डिजाइन और प्रिंट मेकिंग, नक्काशी, वीडियो और नक्काशन, बीसी और फिल्म मेकिंग को शामिल किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ए दृश्य कला। अगला प्रश्न देखते हैं। किस कला में नाटक, नृत्य, ओपेरा, सर्कस तथा संगीत को शामिल किया गया है? इसका सही आंसर होगा बी ललित कला। अगला प्रश्न देखते हैं। फैशन डिज़ाइन, औद्योगिक डिज़ाइन तथा ग्राफिक डिज़ाइन, आंतरिक सज्जा तथा सजावटी चीज़ों को बढ़ाने में किस कला का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा सी प्रयोग कला। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदर्शन कला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा सी निष्पादन कला। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदर्शन कला का उदाहरण है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि नाटक, नृत्य और सर्कस एवं संगीत। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। जिस कला में मूल्य एवं सुंदरता निहित होती है उस कला को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा सी ललित कला। अगला प्रश्न देखते हैं। ललित कलाओं में कितनी कलाएं आती हैं? इसका सही आंसर होगा डी 5। अगला प्रश्न। ललित कला का उदाहरण नहीं है, इसका सही आंसर होगा डी नृत्य। अगला प्रश्न। ललित कला का उदाहरण है, इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि संगीत, पेंटिंग और कविता। अगला प्रश्न देखते हैं। आजकल ललित कला में शामिल किया जा रहा है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग और प्रिंट मेकिंग, तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न। भारतीय पेंटर राजा रवि वर्मा को केसरी ए हिंद पर गोल्ड मेडल कब मिला था? इसका सही आंसर होगा सी 1904 में। अगला प्रश्न। यामिनी राय जिन्होंने भारतीय रेखाओं तथा परंपराओं में ईसाई चित्र बनाए थे, उनका नाम जन्म कब हुआ? इसका सही आंसर होगा ए 1887 में। अगला प्रश्न। यामिनी राय के चित्रों की मुख्य विशेषताएं थी, इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कि चित्रों में नैतिकता और चित्रों में उच्च दिव्यता का गुण। अगला प्रश्न देखते हैं। यामिनी राय को किस सन में पद्म भूषण प्राप्त, यानी कि पद्म भूषण प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर होगा सी
1954 में। अगला प्रश्न, यामिनी राय को मिलने वाले अवार्ड्स हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत की कला क्रांति में बंगाल कला विद्यालयों के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी ने, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने और E.B. हैविल ने। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, पेंटर राजा रवि वर्मा का जन्म किस प्रांत में हुआ? इसका सही आंसर होगा ए, त्रिवेंद्रम में। अगला प्रश्न, M.F. हुसैन को सम्मान तथा अवार्ड प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर होगा ए, पद्म भूषण। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चित्रकार राजकुमार का जन्म हुआ था? इसका सही आंसर होगा ए, 1924 में। अगला प्रश्न हमारा, राजकुमार के चित्रों में किस चित्रकार की शैली की छाप दिखाई देती है? इसका सही आंसर होगा बी, अमृता शेरगिल की। अगला प्रश्न, काली घाट शैली की विशेषता है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, आधुनिक कला का समय कब से कब तक था? इसका सही आंसर होगा सी, 1860 से 1970 तक। अगला प्रश्न, समकालीन कला का प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा डी, 1970 से। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न रहेगा, समकालीन कला कब आती थी? इसका सही आंसर होगा डी, द्वितीय विश्व के बाद। अगला प्रश्न, लघु चित्रकला में पेंटिंग बनाने का कार्य किसे जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, लघु स्तर पर। अगला प्रश्न, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बजाते थे? इसका सही आंसर होगा बी, शहनाई। अगला प्रश्न, रविशंकर बजाते थे? इसका सही आंसर होगा बी, सितार। अगला प्रश्न, किस राज्य में मिनेवर पेंटिंग प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा ए, राजस्थान। अगला प्रश्न हमारा, हर्ष ने कौन सा नाटक लिखा था? इसका सही आंसर होगा बी, रत्नावली। अगला प्रश्न है, इनमें से गज़ल गायक हैं? इसका सही आंसर होगा ए, बेगम अख्तर। अगला प्रश्न, कौन विश्वास करता है कि संगीत सभी विषयों में छात्रों की संप्राप्ति को बढ़ाता है? यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा सी, जॉनटन कोडली का। अगला प्रश्न है हमारा 57, उस्ताद अली अकबर खान किसके लिए प्रसिद्ध हुए थे? इसका सही आंसर होगा बी, सरोद के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, राजा रवि वर्मा थे? इसका सही आंसर होगा ए, एक पेंटर। अगला प्रश्न, नंदलाल बसु थे? इसका सही आंसर होगा ए, एक चित्रकार। अगला प्रश्न, उस्ताद अली अकबर खान थे? इसका सही आंसर होगा सी, एक सरोद वादक। अगला प्रश्न, पंडित शिव कुमार वर्मा शर्मा थे? इसका सही आंसर होगा बी, एक संतूर वादक। अगला प्रश्न, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य को बजाते थे? इसका सही आंसर होगा ए, बांसुरी। अगला प्रश्न, बिहार की लोक पेंटिंग को जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, बाटिक पेंटिंग को। अगला प्रश्न, कौन से कलाकार ने दुष्यंत तथा शकुंतला एवं नल तथा दमयंती की पेंटिंग बनाई है? इसका सही आंसर होगा बी, राजा रवि वर्मा ने। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के समकालीन यानी कि समसामयिक कलाकार हैं? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि नंदलाल बसु और यामिनी राय और अमृता शेरगिल। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, तानसेन का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ए, 1506 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। तानसेन ने रागों का निर्माण किया था? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि मियाँ की तोड़ी, मियाँ की सारंग और मियाँ मल्लहार, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 68, बैजू बावरा का जन्म हुआ था? इसका सही आंसर होगा ए, सन 1542 में। अगला प्रश्न देखते हैं। बैजू बावरा के गुरु थे? इसका सही आंसर होगा ए, स्वामी हरिदास। अगला प्रश्न हमारा, तानसेन के गुरु थे? इसका सही आंसर होगा ए, हरिदास। अगला प्रश्न 71, किसने कहा है कि बैजू ने तानसेन को अकबर के दरबार में गायन में पराजित किया था? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि अबुल फजल ने और इतिहासकार फकीरुल्लाह ने। अगले प्रश्न को देखते हैं।
विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म हुआ था? इसका सही आंसर होगा ए, मुंबई में। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। भातखंडे का जन्म हुआ था, इसका सही आंसर होगा ए, 10 अगस्त 1860 को। अगला प्रश्न है, भातखंडे की लिखी पुस्तक है, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, भातखंडे की संपादित पुस्तक है, इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म हुआ था, इसका सही आंसर होगा बी, शिवपुर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा 77, उस्ताद अलाउद्दीन खां को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? इसका सही आंसर होगा बी, 1959 में। अगला प्रश्न, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर का जन्म हुआ था, इसका सही आंसर होगा ए, मुंबई में। अगला प्रश्न, पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर के गुरु का नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा बी, बाला कृष्णा बुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। फैजान खां का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ए, 1886 में। अगला प्रश्न देखते हैं। फैजान खां का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? इसका सही आंसर होगा ए, आगरा। अगला प्रश्न है, फैजान खां किस घराने के प्रसिद्ध गायक हैं? इसका सही आंसर होगा ए, आगरा घराने के। अगला प्रश्न, फैजान खां श्रेष्ठतम गायक हैं, इसका सही आंसर होगा सी, ध्रुपद और ख्याल के। तो ए और बी दोनों, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां का जन्म किस प्रांत में हुआ था? इसका सही आंसर होगा ए, बिहार में। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां को प्राप्त हुआ था, इसका सही आंसर होगा सी, राष्ट्रपति पदक और पद्म भूषण, यानी कि सी, ये दोनों, यानी कि ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां का देहावसान हुआ था, इसका सही आंसर होगा ए, 2006 में। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87, रविशंकर का जन्म हुआ था, इसका सही आंसर होगा ए, 1920 में। अगला प्रश्न हमारा, रविशंकर के गुरु थे, इसका सही आंसर होगा ए, उस्ताद अलाउद्दीन खां। अगला प्रश्न देखते हैं। रविशंकर प्रसिद्ध थे, इसका सही आंसर होगा आपका ए, सितार वादन में। अगला प्रश्न, पंडित भीमसेन जोशी किस प्रांत से के थे? इसका सही आंसर होगा ए, कर्नाटक के। तो चलिए स्टूडेंट, आज हमने 2 यूनिट्स को कंप्लीट कर दिया है, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 BD 107 सब्जेक्ट की। एक यूनिट इसकी बाकी है, वो भी मैं बहुत जल्द आपको करा दूंगा, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जितना भी मैं करा रहा हूँ कोर्स, वो सारा रिवीजन बार बार करते रहिए। ऐसी स्थिति बना लीजिए कि एक भी क्वेश्चन तुम्हें ऐसा ना हो जो तुम्हें याद ना हो, रट लीजिए अच्छे से हर प्रश्न को, सारे आंसर्स आपको पता होने चाहिए। इस चीज़ की जिम्मेदारी आप सभी की है। बस मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि वीडियो बना रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं करना, बस वीडियोज़ को रेगुलर देखते रहना है और रिवीजन करते रहना है। जितना रिवीजन करोगे उतने ही आपके क्वेश्चंस ज़्यादा सही होने का चांसेस रहेंगे, और मैं इतने ज़्यादा क्वेश्चंस करा दूंगा कि एग्ज़ाम में ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि क्वेश्चंस बाहर से या अलग से आया है। तो स्टूडेंट, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, हमारे कंटेंट को पढ़ते रहिए, और आपके पास जो भी मॉडल पेपर, बुक्स वगैरह जो भी कंटेंट हो उसको भी अच्छे से पढ़ते रहिए, और अपनी तैयारी को प्रॉपर टाइम्स अच्छे वे में करते रहिए। बाकी एग्ज़ाम्स आपके कभी भी हों, वो आपको डेट पता चली ही जाएगी, उसकी आप चिंता ज़्यादा ना करें, बस अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। चलिए स्टूडेंट, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।